हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बायो में जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं उन सभी को कवर करेंगे इस एक वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर देखा था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस है केमिस्ट्री के अंदर उन सबको कवर किया था 3 वीडियोज में। यहाँ हम लोग इस एक वीडियो में एनसीईआरटी बायो के अंदर क्लास 10th से जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं उन सबको कवर करेंगे। ये आपका एक ट्रेंडिंग पैटर्न है जो अभी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल आ ही रहा है, कुछ ना कुछ डायग्राम दे करके आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं देखेंगे, हम लोग बस डायग्राम देखेंगे, उनसे संबंधित जो भी वहाँ पर लेवलिंग की गई है उनसे संबंधित हम लोग कुछ बातें करेंगे, पॉइंट्स देखेंगे ताकि आपको लेवलिंग जो है वो याद रहे। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो क्लास 10th के अंदर से कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा पिक्चर देख करके, तो आप उसको आसानी से बना दोगे। ये क्लास 10th का है, उसके बाद मैं क्लास 9th का भी लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो क्लास 9th का भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती में यहाँ देखो ये टिप है और उसके बाद ये कोड़ है, मार्जिन। ये जो पूरा भाग होता है पत्ती के पास इसे हम लोग लेमिना बोलते हैं, लेमिना स्टारिका। इस लेमिना में आप देखो बहुत सारे नेटवर्क्स आपको दिखलाई गए हैं। यहाँ पर ये मोटी वाली है, उसके बाद ये है पतली वाली, इससे भी पतली ये है। इन सब को हम लोग शिराएँ बोलते हैं। शिराएँ यानी कि सिंपली हम लोग इन सब को वेन्स बोलते हैं। जो बीचों बीच सबसे मोटी होती है उसे हम लोग मिड रिब बोलते हैं, मध्य शिरा बोलते हैं। जो इससे पतली है, जो इससे डायरेक्ट निकल रही है, इसे हम लोग सिंपली शिरा बोलते हैं। और जो शिरा से निकल रही है उसे हम लोग शिराएँ बोलते हैं, वेनलेट्स या फिर वेन्यूल्स बोलते हैं। अब ये जो वेन्स होते हैं, चाहे ये मिड रिब हो, चाहे ये सिंपली वेन हो या फिर ये वेनलेट्स हो, ये पत्तियों को ना रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, दृढ़ता प्रदान करवाते हैं। और इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम होता है। तो इनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। इन सारे वेन्स में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये काम जो है इनके थ्रू होता है, साथ में ये दृढ़ता प्रदान करवाते हैं। अब देखो ये है पेटियोल, ये पूरा जो हिस्सा है ये है पेटियोल। पेटियोल जो है ये लचीला होता है जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो हवा में लहरा पाती है। अब पेटियोल के अंत में यहाँ पर लीफ बेस होता है जिसे पत्राकार कहा जाता है। और इसी लीफ बेस के सहारे जो है ये पत्ती जो है तना से जुड़ी हुई होती है। मान लो ये तना है, तना पर ना गांठें होती है, तना पर गांठें होती है यानी कि नोड्स होते हैं। और इसी नोड पर जो है पत्ती डेवलप होती है, इसी नोड पर पत्ती जो है डेवलप होती है। और ये पत्ती जो है ये पेटियोल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर लीफ बेस, तो पत्ती जो होती है वो तना से लीफ बेस के सहारे जुड़ी हुई होती है। और इसके कक्ष में, इसके एक्जिल में एक बड होती है जिसे एक्जिलरी बड कहा जाता है, कक्षीय कलिका कहा जाता है। ये कक्षीय कलिका आगे चल करके नई ब्रांच में डेवलप हो जाती है। तो ये सारे पार्ट्स थे यहाँ पर पत्ती के। अब उसी पत्ती को क्या किया है कि हमने यहाँ पर ऐसे काट करके जूम किया है। यहाँ पर आपको दिखलाया गया है, इतने भाग को देखो यहाँ पर काटा गया है और इसी को जूम करके दिखलाया गया है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही गंदा सा है ना। उससे अच्छा ये वाला डायग्राम है, पहले आप इसमें देखो, जब आप इसमें समझ जाओगे तो ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पत्ती के ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। ये वैक्स की लेयर है, मोम की परत है, ये मोम की परत है। ये जो है लेयर ये अपने से होकर के पानी को ना तो आने देता है और ना ही अपने से होकर के पानी को जाने देता है। इसके ठीक नीचे जो है एपिडर्मिस होती है। तो ऊपर वाले सतह पर अपर एपिडर्मिस, पत्तियों के पास दोनों सतह है ना, एक ऊपरी सतह निचली सतह। तो ऊपर वाले लेयर में अपर एपिडर्मिस और नीचे वाले लेयर में लोअर एपिडर्मिस। ऊपर भी क्यूटिकल होता है, नीचे भी क्यूटिकल होता है। अपर एपिडर्मिस यानी कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे ये लेयर बनी होती है। और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वही जो है क्यूटिन सिक्रीट करते हैं, तो उसी की क्यूटिकल लेयर बनती है। तो नीचे भी एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ नीचे भी एपिडर्मल सेल्स हैं और यहाँ पर आपको क्यूटिकल की परत दिखलाई गई है। अब यहाँ पर देखो जो निचली सतह होती है उनमें कुछ जो एपिडर्मल सेल्स हैं, कुछ एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वो रूपांतरित हो जाती है और वो गार्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। गार्ड सेल यानी कि सुरक्षा कोशिका। तो गार्ड सेल के बीच में ही क्या होता है, स्टोमा होता है। और गार्ड सेल ये स्टोमा मिल करके स्टोमेटा कहलाता है।
तो ये जो स्टोमेटा है ये ज़्यादातर जो है निचली सतह में होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। पाने को अपर एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में ये जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्तियों के निचले वाले सतह में होते हैं। कुछ संख्या में ऊपरी सतह में हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपरी सतह में बिल्कुल भी ना हो। अब इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में देखो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल कोशिकाएं होती है। ये मीजोफिल सेल्स जो है ये पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। ये दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। जो पैलिसेड पेरेन्काइमा है या फिर पैलिसेड ये मीजोफिल्स हैं, ये देखो ऐसे लंबी होती है, लंबी कोशिकाएं होती है। और जो स्पॉन्जी होते हैं ये गोल गोल होते हैं और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ये देखो लंबे भी हैं और कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। और इन्हीं मेजोफिल सेल्स में ना बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा संख्या में, ग्रीन कलर का दिखलाया गया, ये क्लोरोप्लास्ट हैं जिनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अगर पैलिसेड स्पॉन्जी में पूछे कि ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की संख्या किस में है, तो पैलिसेड में है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि सबसे ऊपर क्या है? क्यूटिकल की परत है, निचले वाले सतह में भी क्यूटिकल की परत है। उसके बाद एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं और निचले वाले सतह में एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती है और गार्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, सुरक्षा कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वहाँ पर स्टोमेटा बनता है। जो ऊपर वाली सतह है उसके जस्ट नीचे भी, ऊपर वाली सतह में जो क्यूटिकल के लेयर है उसके जस्ट नीचे भी क्या है? एपिडर्मिस की कोशिकाएं यानी कि एपिडर्मल लेयर है। उसके बाद जो है मीजोफिल सेल्स हैं, बीच में पेरेन्काइमा सेल्स हैं, जिसे यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया जाता है मीजोफिल सेल्स। दो तरह के होते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा जो लंबे होते हैं और काफ़ी एक दूसरे से सटे होते हैं, और उसके बाद स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। इनमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। और जो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है स्पॉन्जी के तुलना में। सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पत्ती की ऊपरी वाली सतह होती है ना, वो होती है, ये ऊपरी वाली जो सतह है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सनलाइट के, और सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है वो पैलिसेड पेरेन्काइमा में अधिक होती है। तो इसमें समझने के बाद अब आओ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सबसे ऊपर आपको दिखलाया गया है कि क्यूटिकल की परत है, जो मोमी क्यूटिकल है, वैक्सी है, वैक्स की ये कोटिंग है। उसके जस्ट नीचे आपको दिखलाया गया है ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस। वैसे ही नीचे भी क्यूटिकल की परत होती है जो यहाँ पर लेवलिंग नहीं है, और लोअर एपिडर्मिस निचली बाह्य त्वचा। इसके बीच में आपको ये दिखलाया गया है पैलिसेड पेरेन्काइमा या फिर पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, और यह स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। यहाँ आप देखो तो ये लंबी कोशिकाएं होती है पैलिसेड वाले में, और स्पॉन्जी वाले में गोल कोशिकाएं होती है। और इनमें देखो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट की संख्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या कम है, क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट ऊपरी बाह्य त्वचा पर पड़ती है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो ये डायरेक्ट ऊपरी बाह्य त्वचा के कांटेक्ट में है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है अधिक है। जो निचली बाह्य त्वचा होती है उनमें जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है कुछ रूपांतरित हो जाती है और गार्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गार्ड सेल्स में, ये गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसे स्टोमा बोलते हैं, और ये सब मिल करके ही स्टोमेटा कहलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जो मध्य शिरा है या फिर जो शिरा है इनमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ देखो फ्लोएम एंड जाइलम दिखलाया गया है। फ्लोएम एंड जाइलम को ही हम लोग वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी एक एक लेवलिंग है। तो ये सारे लेवलिंग जो है आप ध्यान में रखें, मैंने सबके बारे में आपसे अच्छे से चर्चा कर लिया। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो आप, ये जो ग्रीन कलर का डॉट दिखलाया गया है ये है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। क्या ये ग्रीन कलर का डॉट जो है आपको एपिडर्मिस की कोशिका में दिख रही है? यानी ये सारी जो कोशिका है क्या इसमें आपको ये दिख रही है? आपको ये इसमें नहीं दिख रही है। नीचे भी देख लो तो आपको इसमें ये नहीं दिख रही है। यानी जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस की जो कोशिका होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लेकिन जो गार्ड सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं का ही रूपांतरण होता है, उन गार्ड सेल्स में देखो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल, इनमें देखो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जो बाकी सारे एपिडर्मल की कोशिकाएं हैं उनमें गार्ड सेल्स नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एपिडर्मिस की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जबकि गार्ड सेल में होता है। अब देखते हैं हम लोग स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो लेवलिंग के बारे में। मैंने अभी आपसे कहा कि जो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है यानी जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो रूपांतरित हो जाती है
और बदल जाती है द्वार कोशिका में, यानी कि गार्ड सेल्स में। इसके बगल में, इसके बाद जो ये वाली जो सेल्स हैं इसे हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। सहायक कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं यही रूपांतरित होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं गार्ड सेल्स में। ये सहायक कोशिका ये भी एपिडर्मल सेल्स ही हैं। यहाँ पर देखो तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखलाया गया है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, जबकि आपको इन सब्सिडरी सेल्स में नहीं दिखलाया गया है। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं एपिडर्मल सेल्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी सारे एपिडर्मल सेल्स में, एपिडर्मिस की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो दो द्वार कोशिका के बीच में ये रंध्र छिद्र है, जिसे हम लोग सिंपली स्टोमा भी बोलते हैं, स्टोमेटल अपर्चर भी बोलते हैं, स्टोमेटल पोड भी बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। यही आपस में कंबाइन होकर के स्टोमेटा कहलाते हैं और ये हरित लवक आपको दिखलाया गया है। अब स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है। पहले पानी जो है इस सब्सिडरी सेल में इंक्रीज करेगा, उसके बाद यहाँ से पानी जो है गार्ड सेल में पहुँचेगा। जब पानी जो है गार्ड सेल में भर जाता है तो ये जो गार्ड सेल होती है ये टर्जिड हो जाती है। टर्जिड हो जाती है मतलब आप बोल सकते हो कि ये फूल जाती है, ये फूल जाती है। तो जब पानी जो है एंटर करता है, जब पानी एंटर करता है गार्ड सेल में, तो जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब, हिंदी में बोलेंगे स्फीति दाब, ये इंक्रीज कर जाता है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं, जो सुरक्षा कोशिका है या फिर जो द्वार कोशिका है, ये जो है टर्जिड हो जाती है, ये टर्जिड हो जाती है और जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाता है। फिर क्या होगा, जैसे ही पानी की इसमें कमी हो जाती है, जैसे इसमें पानी की कमी हो जाती है या फिर बोल दो पानी जो है ये बाहर निकल जाता है, तो ये वापस से फ्लैसिड हो जाती है, वापस ये फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि बोल सकते हो पिचक जाती है, पिचक जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ये सिंपल सी यहाँ पर लेवलिंग है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाई चांस है कि स्टोमेटा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए ये पिक्चर देख करके, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ बातें और है जो आप याद रख सकते हो, जैसे कि हार्मोन के बारे में, कि जो ABA हार्मोन है, एब्सेसिक हार्मोन है, ये स्टोमेटा को बंद करवाता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये स्टोमेटा को ओपन करवाता है। और मान लो आपसे खनिज के बारे में पूछ दे तो पोटेशियम खनिज, पोटेशियम खनिज का रोल होता है स्टोमेटा को बंद या फिर खोलने में। तो ये सारे पॉइंट्स भी है जो आप याद रख सकते हो। उसके बाद है अमीबा के बारे में, कि अमीबा अपने भोजन को देखो कैसे पकड़ता है, कैसे ये खाता है भोजन। अमीबा जो है प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं, एक कोश के होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी संरचना है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, बीच में आपको ये न्यूक्लियस दिखलाया गया है। अब इस अमीबा को क्या है कि इस भोजन को खाना है, ये फूड पार्ट के लिए इसे खाना है। तो सबसे पहले एक कूटपाद का निर्माण करेगा, स्यूडोपोडिया का निर्माण करेगा, एक स्यूडोपोडिया का निर्माण करेगा इस प्रकार से। जो इसकी ये कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली, वही कोशिका झिल्ली ऐसे आगे की ओर बढ़ जाती है दोनों साइड से देखो, और ऐसे बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है और फूड पार्टिकल को इसमें ये कैप्चर कर लेता है। जैसे आपने भूत वाले फिल्म देखे होंगे, भूत वाले फिल्म में क्या होता है, जो भूत होता है वो अपने हाथ को लंबा कर लेता है, हाथ को लंबा कर लेता है और सामने वाले को जाकर के गर्दन पकड़ लेता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड कर जाती है और सीडोपोडिया का निर्माण करती है और फूड पार्टिकल को देखो इसमें ये अमीबा कैप्चर कर लेता है। उसके बाद अच्छे तरीके से बंद कर लेता है। उसके बाद ये फूड पार्टिकल को ये एकदम सिंपलर सबस्टांस में, सरल पदार्थ में ये तोड़ देगा, जो भी इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करके। तो ये पूरा एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, खाद्य रिक्त का। याद रखिएगा ये फूड पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। इसका चांस है कि आपसे पूछ ले इसके बारे में कि ये क्या है, तो ये स्यूडोपोडिया है। उसके बाद ये फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड है, यहीं पर इसको ये क्या करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, विसरित हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा और ये सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है और सारे अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारे लेवलिंग के आपको ध्यान में रहेगा। ये केंद्रक है, ये फूड पार्टिकल है। ज़्यादा चांस है आपसे पूछा जाएगा फूड वैक्यूल के बारे में। ये फूड वैक्यूल है और ये स्यूडोपोडिया है, कूटपाद है। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम मनुष्यों में जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण की विधि है, वही विधि है अमीबा के पास।
अब मानव पाचन तंत्र को दिखलाया गया यहाँ पर। ये बहुत ही आसान है, आपको सब अच्छे से याद होगा। ये टंग है, ये बकल कैविटी है जिसमें कि स्टार्च टूटता है माल्टोज में। ये ग्रसिका है यानी कि ईसोफेगस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। इसी को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। हम जो भोजन निकलते हैं वो पहले इस बकल कैविटी में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है और उसके बाद इस फूड पाइप के थ्रू ये आता है कहाँ पर? स्टमक में। ये स्टमक में आता है। स्टमक में जो प्रोटीन होता है वो पेप्टोन में टूटता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। स्टमक के बाद क्या है? ये फूड जो है पहुंचता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र। छोटी आंत को देखो क्षुद्रांत्र बोलते हैं हिंदी में। छोटी आंत ही आपके एग्जाम में आता है, ये वर्ड नहीं आता है। उसके बाद हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये वाली देखो कितना बड़ा दिखलाया गया है। ये है यकृत, ये है लीवर के साथ जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। लीवर जो बाइल बनाता है वो जाकर के स्टोर होता है इस पित्ताशय में, तो पित्त का भंडारण करता है। उसके बाद ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू जो है गॉल ब्लैडर से बाहर आएगा और फिर आगे चल करके जो अग्नाशय का जो ये नली होता है, अग्नाशय का जो डक्ट होता है पैनक्रियाटिक डक्ट, उसके साथ मिल जाएगा और बनाएगा कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन रास्ता बनेगा जिसमें बाइल जूस भी होगा, पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस भी होगा और सब जा करके कहाँ पर आएंगे? छोटी आंत में। इसीलिए छोटी आंत में खाने का पाचन सबसे अधिक होता है। उसके बाद ये है कोलोन जो कि बड़ी आंत का भाग है। जो बड़ी आंत है उसके 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये वाला जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग सीकम बोलते हैं और यहीं पर एक उंगली जैसी संरचना दिखती है जिसे हम लोग परिशेषिका बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। और दूसरा पार्ट होता है ये कोलोन और सबसे अंतिम होता है रेक्टम। ये रेक्टम है और रेक्टम जो है ये खत्म होता है एनस पे जा करके, यानी कि गुदा द्वार पे। तो यहाँ पर कौन कौन से लेवलिंग है? ये टंग है, ये बकल कैविटी है। फूड पहले बकल कैविटी में आएगा, उसके बाद ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर के द्वारा जो बाइल जूस बनाया जाता है वो बाइल आएगा। लेकिन लीवर जो बाइल बनाता है वो पहले जाकर के स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस जो है बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर से बाहर निकलेगा और आगे चल करके पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है और छोटी आंत में आकर के सारे के सारे सिक्रीशन पोड़ कर दिए जाते हैं। ये पैनक्रियाज है जो हमारे शरीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। और छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। ये है सीकम जिससे एक उंगलीनुमा संरचना निकलती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है कोलोन और तीसरे नंबर पर है रेक्टम। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम ये 3 छोटी आंत के, माफ़ करिएगा, बड़ी आंत के पार्ट्स हैं और रेक्टम जाकर के खत्म होता है एनस पर। तो जो भी अपचित भोजन होता है वो एनस के थ्रू निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज का विखंडन विभिन्न पथों द्वारा। ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है, तो जब ग्लूकोज कोशिका में पहुंचती है तो कोशिका द्रव में सबसे पहली बार ये पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब ईस्ट के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, ईस्ट के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, कोशिका द्रव में पायरुवेट में टूट गया। अब वहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए तो ये जो पायरुवेट है ये एथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो शराब बनाया जाता है फर्मेंटेशन करवा करके, वहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि पायरुवेट को एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाए। हमारी पेशी कोशिका में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ भाग जब हम ज़्यादा करते हैं, तो जो हमारी पेशियां हैं वो थक जाती है। थक इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे पेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ये जो पायरुवेट है ये लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है ये पायरुवेट टूट करके। तो लैक्टिक अम्ल जो है रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हमारी पेशिका जो है वो थक जाती है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जो लैक्टिक अम्ल है ये 3 कार्बन वाला अणु है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। लेकिन जब यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, जब यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण जो है तब होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में मिलता है।
और इसी वाली ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हमारी जो कोशिका है वो करती है अपने अलग अलग कामों के लिए। यहाँ पर ऊर्जा जो है एटीपी के फॉर्म में बनता है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखना है, ये है एडीपी, फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो इसमें 2 फॉस्फेट है डाइफॉस्फेट, इसे हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, आई मतलब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कार्बनिक फॉस्फेट। तो पहले था डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पर बन गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये टी का मतलब ट्राई और ये डी का मतलब डाई। ये डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट था, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट हो गया, एक यहाँ पर कंबाइन किया। तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके एटीपी में कन्वर्ट होता है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में देखो ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, और इसे कहा जाता है कोशिकाओं के लिए कि यह है एनर्जी करेंसी। मतलब जब भी कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होगी वो इस वाले करेंसी का इस्तेमाल करेगा, एनर्जी करेंसी का इस्तेमाल करेगा। कैसे इस्तेमाल करेगा? ये जो एटीपी है ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी है, इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा। इस एटीपी का क्या करवाया जाएगा? हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा, मतलब वाटर का इस्तेमाल करके इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा तो ये वापस से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पर बहुत सारी जो है ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कोशिकाएं करेगी अपने अलग अलग कामों के लिए। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखो कि 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है पर मोल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एटीपी का 1 मोल ले, 1 मोल मतलब समझ रहे हो ना, 6.022 इंटू 10⁻23, अगर हम इतने संख्या में एटीपी लेते हैं तो इसके टूटने से 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है, ये वाली ऊर्जा। अब ये एनसीईआरटी के बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधा पिक्चर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये जो पिक्चर है ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो परख नली में चूने का पानी है और कोई है जो इसमें क्या है, फूंक मार रहा है, जो कोई है जो इस नलिका में फूंक मार रहा है। फूंकने से क्या होगा, इसके मुंह से जो भी गैस निकली है वो यहाँ पर जाकर के प्रवाहित होगी। तो ये पिक्चर जो है ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? 4 विकल्प होंगे, उनमें से देखना एक विकल्प ये होगा। ये यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हम सांस छोड़ते हैं, हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूना का पानी दूधिया हो जाता है। तो अगर हमारे फूंक मारने से, हमारे सांस छोड़ने से अगर चूना का पानी दूधिया हो रहा है, मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। यहाँ पर 2 पिक्चर दिया गया है। देखो ए नंबर में क्या है कि चूने के पानी में निःश्वास यानी कि सांस छोड़ने द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। चूने के पानी में वायु पिचकारी या सिरिंज द्वारा प्रवाहित की जा रही है, मतलब इसके द्वारा जो है हमारे वायुमंडल में जो एयर है ये भेजा जा रहा है, और इसके द्वारा जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो वाली वायु है। किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा चूने के पानी को दूधिया होने में? चूने का पानी दोनों में सेम अमाउंट में है, एक में हम लोग एयर फ्लो करवा रहे हैं और दूसरे हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो किसमें चूने का पानी जो है जल्दी दूधिया हो जाएगा? देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये एयर में कितना है, ये एयर में है आई थिंक 0.04%। अब हम बोलते हैं 0.03% नहीं बोलते हैं, 0.04% हम बोलते हैं। और जो हम सांस छोड़ते हैं यानी जो एक्सहेल्ड है, जो एक्सहेल्ड एयर है जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें 4.4% ये लगभग में होता है। तो चूने का पानी जो है ए वाले में जल्दी दूधिया हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है। तो इस पिक्चर में ना बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है वो हमें ये दिखाता है कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, इसीलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि ये पिक्चर दिया गया है, इसके बारे में पूछ लें, आपके एग्जाम में आ जाए, ये पिक्चर दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका आंसर होगा ये दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल है ये मस्ट है। ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ये मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा और ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज जो है स्टार्च में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। और होता कुछ ऐसा है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है,
जो आयोडीन सोल्यूशन होता है जिसका रंग आप याद रख सकते हो येलो ऑरेंज या फिर येलो ब्राउन, ये आयोडीन सोल्यूशन को जब डाला जाता है स्टार्च के ऊपर तो ये ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ देखो ये येलो कलर का पार्ट है, ये येलो कलर का पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो है नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर देता है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है? इसमें क्लोरोफिल है। अब क्या हुआ कि आयोडीन सोल्यूशन डाला गया। जब आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो देखा ये गया कि जो आयोडीन सोल्यूशन का कलर था येलो ऑरेंज, ये उस वाले हिस्से पे जाकर के ब्लू ब्लैक हो चुका है जहाँ पर पहले ग्रीन कलर था। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करके आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं कि पहले एक पोटेड प्लांट लाते हैं, उसको अंधेरे में डालते हैं, डी स्टार्च करते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं पानी में, अल्कोहल में, पत्तियों का रंग जो है पूरा रंगहीन कर देते हैं, तब जाकर के स्टार्च डाला जाता है। मैं उन सारे पॉइंट्स को स्किप करके सीधा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेन इसका पर्पज क्या है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर वाला पार्ट था वहाँ पर देखा गया कि जो आयोडीन सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो चुका है, और जहाँ पर ग्रीन कलर का पार्ट नहीं था वहाँ पर नहीं हुआ है, कलर चेंज नहीं हुआ आयोडीन सोल्यूशन का। तो इससे ये चीज़ साबित हुआ कि ब्लू ब्लैक तो वहीं पर होगा जहाँ पर स्टार्च होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ ब्लू ब्लैक कलर आया है वहाँ पर स्टार्च था, और जहाँ जहाँ स्टार्च था वहाँ पर क्लोरोफिल था, और जहाँ पर क्लोरोफिल था इसका मतलब वहीं पर फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद ही स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। और जहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है वहाँ पर स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। तो बस ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे मान लो ये पूछ लिया जाता है कि जो ग्रीन कलर पत्ती के पास है, पत्ती के पास जो ग्रीन कलर है इसको रिमूव करने के लिए या फिर बोल दिया जाएगा कि क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए इसको किस में बॉयल किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे बॉयल किया जाता है अल्कोहल में बॉयल किया जाता है पत्ती के रंग को रंगहीन करने के लिए, पत्ती के हरे रंग को रंगहीन करने के लिए, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए बॉयल किया जाता है अल्कोहल में। ये पॉइंट जो है आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये काम किया जाता है। मैंने यहाँ पर तो शॉर्टकट में आपको बताया है, लेकिन ये चीज़ किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए। एक तो हमने देखा कि क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए देखो फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें क्या किया गया कि हमने 2 प्लांट लिए, हमने ऐसे गमले में लगे हुए 2 प्लांट लिए, नियरली दोनों सेम साइज के लिए। पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो भी इनके अंदर स्टार्च है उन सारे स्टार्च को ख़त्म कर दिया, डी स्टार्च कर दिया, सारे स्टार्च को ख़त्म कर दिया। कैसे कर दिया? इन दोनों ही प्लांट को ना ले जाकर के हम एकदम डार्क प्लेस में, जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, एकदम डार्क प्लेस में 3-4 दिनों के लिए ले जाकर के हम इसको रख देंगे। 3-4 दिनों के लिए जब हम रख देंगे इसको तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई स्टार्च नहीं बनेगा। जो भी स्टार्च इसमें स्टोर्ड था वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे 3-4 दिनों में, क्योंकि नया भोजन नहीं बना है तो जो भोजन संचित है उसी को यूज कर लिया जाएगा। 3-4 दिनों में ये डी स्टार्च हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों गमले को रख देंगे ऐसे ग्लास के प्लेट पर, ऐसे डाल देंगे। एक के बगल में देखो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दिया गया है। ये किसका सोल्यूशन है? इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, यहाँ पर नहीं है। उसको फिर बेल जार से बंद कर दिया जाएगा। बेल जार जो कि कांच का है, ग्लास का है। बेल जार यानी कि घंटी के जैसा है ना, ये जार जो है घंटी के जैसा है, इसीलिए इसे बेल जार कहा जा रहा है। इस बेल जार के द्वारा ढक दिया जाएगा और अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। इतने अच्छे से कवर किया जाएगा कि बिल्कुल भी इसके अंदर अब एयर ना जाए। कुछ एयर है जो इसके अंदर ट्रैप हो चुकी है, इसके अंदर भी ट्रैप हो चुकी है, और कुछ एयर है जो इसके अंदर भी ट्रैप हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है, आप जानते ही हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों में मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस हवा से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है चारों तरफ,
लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के द्वारा, और इनको रखा गया है लाइट में ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो लाइट में रखा गया, इसको मान लो 3-4 घंटे के लिए लाइट में रखा गया, 3-4 घंटे के लिए लाइट में रखा गया, तो फोटोसिंथेसिस कुछ ना कुछ हुआ होगा, ग्लूकोज बना होगा, स्टार्च बना होगा। तो 3-4 घंटे रखने के बाद जो है फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया कि पत्ती को तोड़ लिया गया, यहाँ से भी एक पत्ती को तोड़ा गया, यहाँ से भी एक पत्ती को तोड़ा गया, इन दोनों पत्तियों को जो है डीकलराइज किया गया, इन दोनों पत्ती को जो है डीकलराइज किया गया, यानी इसके रंगीन पार्ट को, इसके ग्रीन पार्ट को जो है ख़त्म करने के लिए इसको क्या है कि पहले पानी में बॉईल किया गया, फिर अल्कोहल में बॉईल किया गया। अब ये कलरलेस हो चुकी है दोनों पत्तियाँ जो है कलरलेस हो चुकी है। एक पत्ती मान लो ये है, एक पत्ती मान लो ये है, दोनों जो है कलरलेस हो चुकी है। अब दोनों पर आयोडीन सोल्यूशन डाला गया, तो यहाँ से जो पत्ती हम लिए थे ना, यहाँ से जो हम पत्ती लिए थे वहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से जो हमने पत्ती तोड़ा था इस पर जब अप्लाई किया गया, आयोडीन सोल्यूशन को डाला गया, तो वो ब्लू ब्लैक हो गया। इससे ये चीज़ प्रूव हो गया कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं बना है। अगर स्टार्च बनता तो आयोडीन सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता, लेकिन इसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च बना है, इसीलिए आयोडीन सोल्यूशन का कलर जो है ब्लू ब्लैक हो गया है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद नहीं थी, सारा का सारा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोख लिया था, और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला गया था, तो यहाँ पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी, तो फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर काम है जो भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं तो जो हवा है हमारे नाक के द्वारा इस नासा द्वार के द्वारा ही एंट्री लेती है, तो ये नेजल पैसेज है। उसके बाद देखो ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये है ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो जो नेजल पैसेज है वो, उसके बाद जो है हमें जो है रास्ते में फेरिंग्स, फेरिंग्स मिलती है। फेरिंग्स के बाद जो है हमें लैरिंग्स मिलती है। पहले आप यहीं पर देख लो, पहले फेरिंग्स मिलती है, तब लैरिंग्स मिलती है, तब जाकर के हमें जो है रास्ते में ट्रैकिया मिलती है। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है ब्रोंकस में, 2 ब्रोंकस में डिवाइड होती है, एक ब्रोंकस लेफ्ट वाले में, एक ब्रोंकस राइट वाले लंग्स में पहुंचेगा। फिर ये जो ब्रोंकस हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं लंग्स में पहुंचने के बाद ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में, यहाँ भी ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एल्व्यूलर डक्ट में, एल्व्यूलर डक्ट में। मतलब ये सबसे पतली डक्ट है, इससे मोटी ये है, इससे मोटी ये है, इससे मोटी ये है। तो ये पूरा एक रास्ता है। अब देखो यहाँ पर जो ये ट्रैकिया है इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद देखो यहाँ पर कंठ दिखलाया गया है, इसी को लैरिंग्स बोलते हैं। तो ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, कंठ यानी कि लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स के बाद जो है हमें ट्रैकिया यहाँ पर दिखता है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, यहाँ पर दिखलाया गया है ट्रैकिया, इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। यहीं से जो है हवा अंदर जाती है। ये जो ट्रैकिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, यानी कि ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाते हैं और हमारे लंग्स में जाकर के एंटर करते हैं। तो यहाँ पर श्वसनी दिखलाया गया है, ब्रोंकस जो है सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकाई जो है प्लूरल वर्ड है, तो ये ब्रोंकाई है। उसके बाद ये जो ब्रोंकस है ये ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो जाते हैं किसमें, ब्रोंकियोल्स में, श्वसनिका में, ब्रोंकियोल्स में। तो ब्रोंकियोल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर ब्रोंकियोल्स जो है ये जाकर के डिवाइड हो जाते हैं एल्व्यूलर डक्ट में, और जो एल्व्यूलर डक्ट है, यहाँ जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल दिखलाया गया है, उसके बाद ये एल्व्यूलर डक्ट में, और एल्व्यूलर डक्ट के अंत में जाकर के जो है एल्व्यूलर सैक होता है, एल्व्यूलर सैक यानी कि कोपिका कोश। तो ये जो कोपिका कोश है इसी का ये एक बड़ा इमेज करके दिखलाया गया है कि ये हमारा श्वसनिकाएँ हैं। फिर ये आगे जो है एल्व्यूलर डक्ट में, या फिर इसी को आप एल्व्यूलर डक्ट बोल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो है ये एक ऐसी संरचना हमें दिखती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्व्यूलाई ये प्लूरल वर्ड है, एल्व्यूलस सिंगुलर वर्ड होता है।
तो इसे आप एल्विलाई बोल दो या फिर एल्विलर सैक बोल दो आप। और ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर आएगा, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ये ऊपर की ओर खिसकेगा। तो यहाँ पर आपको पिक्चर पूरा समझ में आया या नहीं आया? मैंने सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैंने यहाँ पर पूरा सीक्वेंस में लिख दिया कि सबसे पहले आपको मिलेगा ग्रसनी, उसके बाद यानी कि फेरिंग्स, उसके बाद आपको मिलेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जो मिलेगा वो है श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बोल दो या फिर बोल दो ये जो मैंने लिखा है एल्वियुलर डक्ट बोल दो, और उसके बाद एल्वियुलर सैक। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन जो है यहीं से एंटर करती है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि द्वारा। ये डायफ्राम है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है ताकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है ऊपर की ओर खिसक जाता है। अब देखो जो ट्रैकिया है ना, उसके ऊपर बहुत सारे रिंग्स होते हैं, बहुत सारे वलय होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वलय है ये किससे बनी होती है, तो ये उपास्थि की बनी होती है, कार्टिलेजिनस ये रिंग्स होती है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या काम होता है? तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से या फिर बोल दो पिचकने से बचाने का काम ये उपास्थि वलय करती है। और ये जो लैरिंग्स है इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ये जो फेरिंग्स है ये वो स्थान है जहाँ पर वायु और भोजन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मतलब फेरिंग से होकर के भोजन भी क्रॉस करता है और फेरिंग से होकर के वायु भी क्रॉस करती है। अब आ जाओ हार्ट के ऊपर। हार्ट में जो हम लोगों का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे शरीर के हिस्से से, हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से से, हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से से राइट ऑरिकल में पहले ब्लड आता है, और उसे लेकर के कौन आता है? ये है वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। इसे हम लोग इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। इन्फीरियर वेना कावा का काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हमारे शरीर के हिस्से से राइट ऑरिकल में लेकर के आना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की इसमें कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ब्लड में ज़्यादा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसे लेकर के आती है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और दोनों जगह से, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी, ब्लड जो है पहले राइट ऑरिकल में पहुंचता है, यानी कि ये दायां आलिंद में पहुंचता है। इन दोनों के द्वारा दायां आलिंद में पहुंचता है। आलिंद के बाद, दायां आलिंद के बाद जो है ब्लड पहुंचेगा दायां निलय में, दायां निलय में यानी कि राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद जो हार्ट है ये पंप करेगा ब्लड को कहाँ? सीधा लंग्स में, सीधा लंग्स में। लंग्स में लेकर के कौन जाएगी ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी। देखो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम जो है हमेशा आर्टरी करती है, तो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी लेकर के जाती है क्योंकि लंग्स में लेकर जा रही है तो नाम में पल्मोनरी यहाँ पर आ गया है। तो फुफ्फुस धमनियाँ जो है ये ब्लड को इस दायां निलय से, इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के कहाँ जाएगी? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद आपने देखा एल्विलाई होता है, एल्विलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर आ जाएगी ब्लड में। अब उस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लाना है। वापस से हार्ट में लाने का काम जो है ये पल्मोनरी वेन्स करती है, ये फुफ्फुस शिराएँ करती है। ये फुफ्फुस शिराएँ जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर के आती है कहाँ? इस लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में यानी कि बायां आलिंद में। बायां आलिंद के बाद जो ब्लड है ये आएगा बायां निलय में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर से हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा और सीधा पहुंचेगा ये एओर्टा में। जो एओर्टा है ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी, इंग्लिश में एओर्टा बोलते हैं। ये एओर्टा आगे चलकर बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और इसमें जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है याद रखिएगा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है
और ये जो पल्मोनरी वेन है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि इस एक में यूरिया ज़्यादा है, एक में यूरिया कम है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन दिखलाया गया कि कैसे क्या होता है। यहाँ देखो ये फुफ्फुस केशिकाएँ हैं, यानी लंग्स में जो कैपिलरी है, लंग्स में जो कैपिलरी है ये आपको यहाँ पर पूरा नेटवर्क दिखलाया गया है। और हमारे बॉडी के अंदर अगर आप लंग्स के कैपिलरीज को छोड़ दो तो बाकी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कैपिलरीज है उनको एक साथ यहाँ पर दिखला दिया गया है कि कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। लंग्स को छोड़ दो तो बाकी जितने भी बॉडी के पार्ट्स में कैपिलरीज है उन सबको यहाँ पर दिखलाया गया है। तो यहाँ से देखो एक तरफ से वेन से अशुद्ध रक्त जो है हमारे हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है। नीचे वाले हिस्से से जो है इन्फीरियर वेना कावा लेकर के ब्लड जाएगी और ऊपर वाले हिस्से से सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर के आएगी। ठीक है, तो वेना कावा अशुद्ध रक्त लेकर के कहाँ पर आती है, ये जो राइट ऑरिकल है इसमें। राइट ऑरिकल के पास जो ब्लड है ये पहुँचेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद जो हार्ट है ब्लड को पंप करेगा सीधा पल्मोनरी आर्टरी से, ये ब्लड पहुँच जाएगा लंग्स में। लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होगा और ऑक्सीजन को फिल किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है हमारे लंग्स से इस हार्ट में आएगा और ये जो हार्ट है हमारा ये लेफ्ट ऑरिकल है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। फिर जो हमारा हार्ट है इसको पंप करेगा और सीधा एओर्टा में पहुंचेगा ये ब्लड। एओर्टा जो है बाद में चल करके आगे चल करके बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और फिर वो ब्लड जो है केशिकाओं के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन है कि कैसे ब्लड जो है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या है कि ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पिक्चर दे करके पूछा जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड जो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड जो ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है उसके दीवारों पर, ब्लड वेसल्स के दीवारों पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो रुधिर जो है रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाता है उसी को रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है ये शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। जो ब्लड जो है ये प्रेशर अप्लाई करता है आर्टरी के दीवारों पर बहुत ज़्यादा, उसके कंपेयर में वेंस के जो वॉल्स होते हैं, शिराओं की जो दीवार होती है उस पर कम। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये दो तरह के होते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है हम लोग मापेंगे किससे, आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेंस की तुलना में। अब जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। हिंदी में देख लो, सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग प्रकुंचन दाब बोलेंगे और डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग अनुशीतलन दाब बोलेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर ये तब लगता है जब होता है वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन बोल दो या फिर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल बोल दो। वेंट्रिक्यूलर यानी कि ये वेंट्रिकल्स की बात की जा रही है। और डायस्टोलिक प्रेशर ये तब काम करता है जब होता है वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर ये तब लगता है जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से ब्लड पहुँचेगा लंग्स में, लेकिन यहाँ वाले से ब्लड पहुँचेगा आर्टरी में। जब एक फोर्स के साथ पहुँचेगा तो बल जो है ज़्यादा लगेगा, यानी कि दाब जो है ज़्यादा लगेगा। इसीलिए सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये 120 mmHg होता है। और वहीं जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये तब लगेगा जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं ये रिलैक्स होंगे। जब रिलैक्स होंगे तो प्रेशर थोड़ा सा फिर से डिक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है 80 mmHg। नॉर्मली ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। तो इसे हम ऐसे दिखाते हैं 120/80। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हम मनुष्यों के अंदर। अब ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में निलय प्रकुंचन, निलय प्रकुंचन या फिर संकुचन। और ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है इसे बोलते हैं निलय अनुशीतलन या फिर निलय शीतलन। हिंदी के वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, बोलने में थोड़े डिफ़िकल्ट है, और वो वर्ड जो है साइंस का हो तब तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये है निलय प्रकुंचन या फिर संकुचन। और ये देखो ये है प्रकुंचन दाब, ये है प्रकुंचन और यह है प्रकुंचन दाब। तो देख ही रहे हो ना कितना ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, सब कुछ मैंने वर्ड ही बता दिए हिंदी इंग्लिश में। यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य प्रकुंचन दाब जो है ये 120 mm है
और अनुशीतलन दाब जो है ये लगभग 80 mm है। और कब कौन सा दाब लगता है ये भी बता दिया। जब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो आर्टरी के दीवार के ऊपर जो बल लगता है या दाब लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उस समय जो दाब लगता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये सब आपको समझ में आया। अब यहाँ देखो इस पिक्चर में दिखलाया गया है कि एक मनुष्य है जिसका रक्तदाब नॉर्मल ये है, ठीक है, 120/80 है, और यहाँ पर आर्टरी में ब्लड फ्लो आपको दिखलाया गया है। अब एक डॉक्टर आया, वो डॉक्टर चेक करना चाहता है कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। उसको नहीं पता कि अभी क्या हालत है इसकी और कितना है, तो इसने स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया। ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। इसमें देखो कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसे हम लोग बल्ब बोलते हैं, रबर बल्ब। इसे हम कफ बोलते हैं। इसी में हवा भरा जाता है इसको दबा दबा करके, और यहाँ पर एक वाल्व होता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इस कफ को लगाया गया हाथ में, जैसा आपको यहाँ पर दिखलाया गया है, और इस बल्ब को दबा दबा के इसमें हवा भरा गया। हवा भरने के बाद क्या हुआ, इतना हवा भरा गया कि इस कफ के द्वारा इस आर्टरी पर लगाया गया जो प्रेशर है वो 120 mm से ऊपर पहुँच गया। 120 mm से ऊपर पहुँच गया। देखो आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 है, लेकिन कफ का प्रेशर जो है इससे काफ़ी ज़्यादा है, 120 से ऊपर पहुँच गया। तो देखो आर्टरी में ब्लड फ्लो जो है ये बंद हो गया। तो पहले डॉक्टर ऐसा ही करते हैं कि 120 से ऊपर यानी कि 130, 140, 160, 70 यहाँ तक जो है प्रेशर अप्लाई कर देते हैं आर्टरी पर। उसके बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है आर्टरी में, क्योंकि बंद हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया बाहर से कि बंद हो गया। उसके बाद इस वाल्व को घुमा करके प्रेशर को रिलीज किया जाता है। मान लो 150 पहुँचा दिया है बाहर से, प्रेशर 150 पहुँचा दिया। अब इस वाल्व को घुमा करके प्रेशर को रिलीज किया जाएगा 150, 145, 40, 30, 25 ऐसे करते करते क्या होगा, जैसे ही 120 पे पहुँचेगा, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर को साउंड सुनाई देती है, धक-धक की साउंड सुनाई देती है, ठीक है, एक धक-धक की साउंड सुनाई देती है। तो जहाँ से जिस पॉइंट से धक-धक की साउंड सुनाई देने लग गई ना, वही उसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके अंदर 130 पर ही धक-धक की साउंड सुनाई देने लग गई। डॉक्टर ने 160, 170 मान लो अप्लाई किया था, उसको कम किया, जैसे ही 130 पर आया धक-धक की साउंड सुनाई देने लग गई। मतलब इसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है अभी वो 130 है, मतलब अभी ब्लड प्रेशर इसका थोड़ा हाई है, होना चाहिए 120 लेकिन 130 है। फिर क्या होगा, प्रेशर को रिलीज करते रहेंगे। एक टाइम के बाद ये होगा कि धक-धक की जो साउंड है ये सुनाई देनी बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पर सुनाई देनी बंद हो जाएगी उसे हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर 120/80 है, धक-धक की साउंड देनी स्टार्ट करेगी 120 के बाद और बंद हो जाएगी 80 के बाद। तो 80 के बाद ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तो इससे पता लग जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति है उसमें क्या है कि 140 mm पर जैसे ही पारा आया धक-धक की साउंड सुनाई देने लग गई। फिर क्या हुआ कि मान लो 70 पे गया तो धक-धक की सुनाई देनी बंद हो गई। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर, ये डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऐसे जो है चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये पूरा पिक्चर जो है आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, है ना, हाई हो जाए, उच्च रक्तदाब हो जाए, तो उसे हम लोग अति तनाव बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन के केस में ऐसा हो सकता है कि जो आर्टरी है वो फट जाए। आर्टरी के दीवारों पर अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो आर्टरी के फटने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र में हमारे अंदर क्या है कि 2 किडनीज है, एक ही किडनी ये है, एक ही किडनी ये है, ठीक है। ये बायां वृक्क है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। तो 2 किडनी होती है। किडनी में क्या बनता है, यूरिन बनता है। किडनी में यूरिन बनता है। अब इस यूरिन को जो है यहाँ पे लाना है, यूरिनरी ब्लैडर में लाना है, यानी कि मूत्राशय में लाना है। लेकर के कौन आती है, लेकर के आती है ये नली। इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नली को हम लोग बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, यानी कि यूरेटर। यहाँ पर लेफ्ट यूरेटर है और ये राइट यूरेटर है। तो किडनी है, किडनी में यूरिन बना, यूरिन को लेकर के आई यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, कहाँ लेकर आई, मूत्राशय में। अब क्या होगा, इस मूत्राशय से ये मूत्र बाहर निकलेगा, किसके रास्ते, यूरेथ्रा के रास्ते, यानी कि मूत्र मार्ग के रास्ते। तो जो मूत्र मार्ग होता है इससे वीर्य भी बाहर आता है
और मूत्र भी बाहर आता है पुरुषों के अंदर। तो मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग में अंतर याद रखिए। मूत्रवाहिनी में मूत्र आएगा कहाँ से? किडनी से मूत्राशय में, और जो मूत्र मार्ग है उससे वीर्य और मूत्र दोनों बाहर आते हैं। मूत्र बाहर आएगा मूत्राशय से, और जो वीर्य है वो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे पहुंचता है इस मूत्र मार्ग में। तो ये आपको समझ में आया। टोटल कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पर? 2 किडनी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 2 यूरेटर्स हैं, और एक जो है हमारे पास ये मूत्राशय है, और एक ये मूत्र मार्ग है। उसके बाद देखो ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर पाइप दिखलाया गया है, ये है वेन। ये जो है हमारा ये वेना कावा है, ये वेना कावा है। यहीं से तो ब्लड जो है हमारे हार्ट में पहुँचता है, राइट ऑरिकल में। ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नीचे वाले वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट ऑरिकल में पहुंचता है। तो ये वही वाला वेना कावा है। इसी के कुछ ब्रांच जो है किडनी के अंदर घुस गए हैं, इसे हम लोग रीनल वेन बोलते हैं। ऐसे ही ये एओर्टा आपको दिखलाया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में पहुंचा, वो एओर्टा से ब्लड जो है किडनी में भी तो आएगा ना। तो पहले किडनी के पास ये एओर्टा आया, और इसका कुछ ब्रांच जो है ये पहुंच गया किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? उसे हम लोगों ने कह दिया रीनल आर्टरी। तो जो आर्टरी किडनी के अंदर घुस रही है उसे हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, वृक्क धमनी बोलते हैं। जो वेन जो है किडनी में घुस रही है उसे हम लोग वृक्क शिरा बोलते हैं, रीनल वेन बोलते हैं। बस इतना सही यहाँ पर आपको जानना है। अब देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। नेफ्रॉन की संरचना, इस वाले संरचना को देखने से पहले, ये एनसीईआरटी के अंदर है, इस वाले संरचना को देखो, यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने रीनल आर्टरी देखा, वृक्क धमनी देखा। ये वृक्क धमनी जो है ये आगे चल करके यहाँ पर ऐसे पहुँचती है। ऐसे पहुँचने के बाद बहुत सारी केशिकाओं में ऐसे ब्रांचेज बनाती है। बहुत सारी केशिकाओं का यहाँ पर गुच्छा बनता है। ये गुच्छा किसका है? आर्टरी का ही है। आर्टरी ही जो है फर्दर डिवाइड्स हो गई हैं, और यहाँ पर केशिकाओं का गुच्छा जो है यहाँ पर बनती है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। मतलब ये आर्टरी थी और ये बहुत सारे कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड हो गई। इसी गुच्छा को हम लोग यहाँ पर ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरी संरचना है सीडोपोडिया के जैसे आपने अमीबा में सीडोपोडिया देखा था, कुछ ऐसा ही है ये। इसे हम लोग बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। इन दोनों को मिला दो तो मेलपिगियन बॉडी बोलते। अब देखो क्या होगा, इस आर्टरी से जो ब्लड आया था इसमें यूरिया है, यूरिया का अमाउंट ज़्यादा है। ये मत समझिएगा कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें यूरिया कम होगा। ऑक्सीजनेटेड होना अलग बात है, यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना ये अलग बात है। तो इसमें यूरिया ज़्यादा है, या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी से हमें बाहर निकालने हैं, ब्लड से हमें बाहर निकालने हैं, वो सब इसमें ज़्यादा है। तो आर्टरी से ब्लड जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर अगर आप ब्लड सेल्स को निकाल दो, प्रोटीन को अगर आप बाहर निकाल दो, तो सारे के सारे जो है छन करके ना, यानी ब्लड सेल्स और प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सारे जो है यहाँ पर आ जाते हैं, इस वाले रीजन में आ जाते हैं। इस वाले रीजन में क्या होते हैं कि आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसे हम क्या बोलेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक दिन में 180 लीटर यानी कि 180 लीटर पर डे जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन यूरिन कितना बनता है एक दिन में? 1 से 2 लीटर। अभी हम इसको यूरिन नहीं बोलेंगे, ब्लड जो है यहाँ पर छना है, ब्लड सेल्स बाहर निकल चुके हैं, प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स सारे बाहर निकल चुके हैं, बाकी सारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसे यूरिन नहीं बोलेंगे, यूरिन हम तब बोलेंगे जब यहाँ से निकलेगा, तब हम यूरिन बोलेंगे। तो देखो डेली जो है 180 लीटर पर डे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन यूरिन बनता है कितना? 1 से 2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 178 लीटर लगभग में जो चीज़ें हैं वो वापस से हमारे बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है? तो कुछ पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कुछ इस डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कुछ इस हैनलीज लूप में, और कुछ इस कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये समझ में आया, ये जो पीसीटी है, ये जो लूप ऑफ हैनली है, ये जो डीसीटी है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारे क्या हैं? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं। ये समझ में आया? यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया गया है।
यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखलाया गया है, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बस इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको वो पिक्चर दिखलाया था कि ये यहाँ पर जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दिखलाया गया है, इसमें आपका पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हैंडली ये सारे आ जाते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में सबको लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो रीनल आर्टरी है ये आई डिवाइड हो गई, बहुत सारी केशिकाओं में, कैपिलरीज में एक गुच्छा बना जिसे हम लोगों ने ग्लोमेरुलस कहा, और ये जो केशिकाओं का गुच्छा है ये बोमन्स कैप्सूल में है। उसके बाद यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना। मैंने आपसे कहा कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है एक दिन में 180 लीटर बनती है, लेकिन यहाँ से यूरिन जो है ये बाहर कितना आता है, 102 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 178 लीटर है लगभग में, ये सारे हमारे बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, तो इन सारी संरचनाओं में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखो, जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है ये पहुंच जाएगा वेन्स में। देखिए, ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, यूरिया का रिमूवल। तो ब्लड से जो यूरिया का रिमूवल हो चुका है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल चुका है, अब वो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है। प्यूरिफिकेशन के बाद क्या होगा, वो ब्लड पहुंचेगा इस वेन में और जाएगा हार्ट में। हार्ट में जाकर के क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन को फिल किया जाएगा। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बाद जो प्योर ब्लड होगा वो रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर निकलेगा और जाएगा हार्ट में, और जिसको प्यूरिफाई करना है वो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आएगा और प्यूरिफाई होगा। ये जो संग्राहक वाहिनी है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, यहाँ पर मेनली पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। पानी का जो से ज़्यादा पानी जो आ चुका है यहाँ पर, इसको कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इस पिक्चर को देखिए, ये है आर्टिफिशियल किडनी। ये जो पूरा एक मशीन दिखलाया गया यहाँ पर, ये आर्टिफिशियल किडनी है। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि कृत्रिम वृक्क। आर्टिफिशियल किडनी का काम होता है ब्लड के अंदर जो भी जहरीले पदार्थ हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, उसको बाहर निकालना। अगर किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाए या फिर किसी भी कारण से कुछ भी हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जहरीला पदार्थ जो ब्लड में है वो नहीं निकल पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि व्यक्ति जहर से ही मर जाएगा। इसीलिए क्या है कि हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो काम किडनी कर रही थी वही काम ये मशीन करेगी, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। इसके लिए देखो क्या किया जाता है, आर्टरी से ब्लड को पहले निकाला जाता है। आर्टरी से ब्लड को निकाला गया और इस पूरे अरेंजमेंट से क्या है कि पास करवाया जाता है। इस पूरे अरेंजमेंट में यहाँ पर क्या है, चयनित पारगम्य झिल्ली यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई नलिका है। जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही क्या है कि आर पार जाने देती है, सेलेक्टेड चीज़ों को ही आर पार जाने देती है। इसलिए यहाँ पर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की ये नलिका है। तो ये बहुत सारे देखो ट्यूब है, ये जो रेड कलर का है ना, इन सारे में क्या है, ब्लड है। इन सारे में क्या है, ब्लड है। और इस वाले में देखो येलो कलर का जो है ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना ब्लड प्यूरिफिकेशन का, इसे हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। और जो फ्लूइड यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है इसे डायलिजिंग फ्लूइड कहा जाता है। ये जो डायलिजिंग फ्लूइड है ना, इसका कंपोजिशन सेम वही है जो हमारे ब्लड का है। इसका कंपोजिशन सेम वही है जो हमारे ब्लड का है। फ़र्क इतना है कि इसमें यूरिया नहीं है। यूरिया क्यों नहीं है, मान लो एक तरफ ये डायलिजिंग फ्लूइड है और यहाँ पर क्या है कि ब्लड है, यहाँ पर ब्लड है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो यहाँ पर दिया गया है। मान लो इसमें यूरिया ज़्यादा है तो यूरिया का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगा। डायलिजिंग फ्लूइड में तो यूरिया है ही नहीं, तो यूरिया जो डिफ्यूज होकर के ये यहाँ पहुँच जाएगा। यूरिया के अलावा या फिर जो भी पदार्थ हमें बाहर निकालने हैं उसके अलावा जो कुछ भी ब्लड में है, जितना भी अमाउंट में ब्लड में है, वो सारे उतने ही अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं, ताकि एक भी पदार्थ जो है, जो काम की चीज़ें है, वो ब्लड से इस डायलाइजिंग फ्लूइड में ना आए। इसलिए सबका कंसंट्रेशन बराबर होता है। जिसे बाहर निकालना है उसका कंसंट्रेशन जो है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, इस येलो कलर के पार्ट वाले में कम होता है, ताकि जो बेकार की चीज़ें है वो अपने आप डिफ्यूज होकर के इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला आए। एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लो 50% यूरिया इसमें है, मेनली हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये यूरिया है, और 50% इसमें है, तब क्या होगा, डिफ्यूजन रुक जाएगा क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो डायलिजिंग फ्लूइड यूज हो रहा है लगातार, उसे हम बाहर निकालते भी रहें, ताकि ये जो कंसंट्रेशन है इसमें अंतर बना रहे।
इसमें कंसंट्रेशन कम हो, इसमें ज़्यादा हो, इसलिए हमें इसे बाहर निकालते भी रहना पड़ेगा, नहीं तो एक टाइम आएगा जब दोनों में कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। तो यहाँ तक ब्लड पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि यूरिया बाहर निकल चुका होता है। फिर ये वाला जो ब्लड है इसमें यूरिया नहीं है, एकदम प्यूरीफाई हो चुका है ब्लड, इसे वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। और भेजा किससे जाएगा? शीरा के द्वारा, शीरा के माध्यम से। यहाँ भी यही तो हो रहा था, यूरिया वाला ब्लड आर्टरी के थ्रू आया था, फिल्टर होने के बाद प्योर वाला ब्लड जो है ये वेन के थ्रू गया था। सेम यहाँ पर हो रहा है, जो यूरिया वाला ब्लड है ये आर्टरी के थ्रू निकाला गया यहाँ पर, और जब प्यूरीफाई हो गया, यूरिया बाहर निकल चुका है, तो वेन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। उसके बाद है न्यूरॉन की संरचना। अब इस संरचना पर हम लोग आएंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें सारे पार्ट्स जो है अच्छे से दिए गए हैं। ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। ये पूरी संरचना जो है ये कहलाती है सोमा। सोमा के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों है, ठीक है, इसे हम लोग सोमा बोलते हैं, इसे हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, और हम लोग इसे साइटोन भी बोलते हैं। तो तीन नाम है, सोमा भी है, सेल बॉडी भी है, साइटोन भी है, ये न्यूक्लियस है। ये जो पूरी लंबाई है इसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन के ऊपर कई सारी कोशिकाएं होती है, यहाँ पर आपको दिखलाया गया है। एक्सॉन के साथ कई सारी कोशिकाएं होती लगी होती, इसे हम लोग श्वान शेल्स बोलते हैं। ये श्वान शेल्स जो होते हैं ये कुछ पदार्थ सिक्रीट करते हैं, स्राव करते हैं, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। जहाँ पर माइलिन शीथ अब्सेंट है, ये येलो कलर का जो है ये माइलिन शीथ है। जहाँ पर माइलिन शीथ अब्सेंट है इसे रेनवियर का नोड कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये हमारा पूरा एक्सॉन टर्मिनल है, और यहाँ पर एंड में एक्सॉन एंड बल्ब होता है, ठीक है, एक्सॉन एंड बल्ब होता है। तो ये पूरी संरचना वही चीज़ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अब्सेंट है, जैसे कि रेनवियर का नोड अब्सेंट है, माइलिन शीथ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको वो पिक्चर दिखलाया है। अब यहाँ पर देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि जो हमारी पेशी कोशिका है और जो तंत्रिका है, इनके बीच में क्या है, एक जंक्शन है। इसे भी हम लोग अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ये हमारी पेशी कोशिका है, जो पेशी कोशिका होती है उसे हम लोग पेशी रेशा भी बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल होती है। ये क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल है या फिर एक्सॉन एंड बल्ब है, जो ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि अटैच है मसल फाइबर से। एक्चुअल में ये अटैच नहीं होते हैं, एक्चुअल में इनके बीच में गैप होता है, जिसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। देखो ये मसल फाइबर है, ये एक्सॉन एंड बल्ब है, इनके बीच में देखो गैप है, इसी को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। एक्चुअल में ये अटैच नहीं है एकदम से। ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो मैसेज है, सिग्नल है, रिसीव किया जाता है और यहाँ से फिर आगे पहुँचाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में चल रहे थे, आपके पैरों में किल चुभी। जब आपके पैरों में किल चुभी तो आपने झटके से पैर हटा लिया। ये कैसे हुआ? जब पैरों में किल चुभी तो पैरों के पास जो न्यूरॉन था उसके डेंड्राइट से वो मैसेज पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा न्यूरॉन के थ्रू ही। उस न्यूरॉन को हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से एक मैसेज आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे पेशी की कोशिका के पास, कंकाल पेशी के पास, कि भैया पैर उठाओ, किल चुभी है, और झटके से हम लोग पैर हटा लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जैसे किल चुभी एक सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, इसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा हमारे कंकाल पेशी के पास मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि भैया पैर हटा लो। तो ये जो न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, और ये हमारी कंकाल पेशी है, पेशी कोशिका है। यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना है। दिखने में ये लग रहा है कि अटैच्ड है, बट ये अटैच्ड नहीं, इनके बीच में गैप होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये देखो, हमें पैर हटाना है, इसके लिए सिग्नल भेजा गया है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये सिग्नल जो है हमारे पेशी कोशिका के पास कैसे पहुँचती है, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये है एक गोला सा जो आपको दिखलाया गया है, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसल्स। सिर्फ सुन लो आप, साइनेप्टिक वेसल्स। इनमें ना कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल का बस आप नाम याद रखें, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है। होता क्या है, जैसे ही मैसेज जो है यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से होते हुए मैसेज जो है, सिग्नल जो है यहाँ पे पहुँचता है, तो ये जो साइनेप्टिक वेसल्स हैं ये आकर के यहाँ पर, इससे आकर के डिफ्यूज कर जाती है और ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया जाता है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल है, ये केमिकल को रिसीव करने वाला यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं, जो इस मैसेज को इस केमिकल के द्वारा
रिसीव करते हैं और ये मैसेज पहुंच जाता है कंकाल पेशी के पास और हम अपने पैर को हटा लेते हैं। ये जो है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग बिना सोचे समझे एक झटके में पैर हटा लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखलाया गया है कि ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, यहाँ पर ये कैपिलरी दिखलाया गया है। कैपिलरी का काम तो आप जानते हैं। और ये मसल फाइबर है, यानी कि मसल सेल्स है, पेशी कोशिका है। और यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। ये पिक्चर आप ध्यान में रखें, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। देखो दिखलाया गया है, आप ये एक गर्म चीज़ है, एक गर्म बर्तन है, आपने इसको टच किया, अचानक से टच हुआ है, ठीक है, सोच समझ कर अचानक से टच हुआ है। जैसे ही टच हुआ हमारे स्किन में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो इस दर्द को फील किया, जो इस उष्मा को फील किया, दर्द को फील किया। ये रिसेप्टर जो है यानी कि ग्राही जो है हमारे स्किन में है। अब यहाँ से जो मैसेज है ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचती है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है ये मैसेज रिले न्यूरॉन से, मतलब ये एक न्यूरॉन है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करती है। तो जो यहाँ से दर्द वाली जो सिग्नल है ये इस सेंसरी न्यूरॉन से इस रिले न्यूरॉन में पहुँचा है और उसके बाद मोटर न्यूरॉन से होते हुए यहाँ पर हमारे पेशी कोशिका के पास वो मैसेज पहुँचा है। इस मैसेज में क्या है? इस मैसेज में यही है कि आपको अपना हाथ हटाना है। कैसे पहुँचा? जस्ट हम लोगों ने अभी देखा, यही प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो ये पूरा एक आर्क बना ना, ये पूरा एक आर्क बना यहाँ पर ऐसे, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन नहीं करता है। प्रतिवर्ती क्रिया ये वो क्रियाएं होती है जो हम सोच समझ के नहीं करते हैं, अचानक से एक झटके में हो जाती है। जैसे यहाँ पर अचानक से गर्म चीज़ें से आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा टच होता है तो आप झटके से उसको हटा लेते हो। तो ये एक झटके में ये पूरा आर्क जो है कंप्लीट हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर गया, फिर मोटर न्यूरॉन ने मैसेज लेकर के आया और हम अपने हाथ को एक झटके में हटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे नाम याद रखने हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, ये मैसेज लेकर गया है, ये मैसेज लेकर के आएगा। ये रिले न्यूरॉन है जो कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, और ये मसल है। अब आते हैं ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ये जो मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन फोर्ड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इन्हीं के बीच में है। देखो, तो इनका काम है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बना करके रखना। हमारे ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस है और हमारे ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के किस हिस्से से आकर के कनेक्ट होता है? कभी पूछ दे तो मेडुला। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो ये फोर्ड ब्रेन। या तो फोर्ड ब्रेन होगा ऑप्शन में, या फिर सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम का ही पार्ट है ये, फोर्ड ब्रेन का ही पार्ट है ये सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है ये प्रमस्तिष्क ही है। तो ये लेवलिंग जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो मस्तिष्क है वो है अग्र मस्तिष्क, नहीं तो होगा विकल्प में प्रमस्तिष्क जो कि इसी का भाग है। ये मध्य मस्तिष्क है, बीच में ये मध्य मस्तिष्क है। ये हमारा ये सेरिबेलम है जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये पोन्स है, ये मेडुला है, मेडुला से कनेक्ट होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कपाल खोपड़ी। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि लार का आना, उल्टी आना, छींकना, खांसना, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? इन सब को कंट्रोल करता है मेडुला। लार आना, उल्टी आना, खांसना, छींकना, ये सारे कंट्रोल होते हैं मेडुला के द्वारा। हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है ये है प्रमस्तिष्क। ये है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका ये साइंटिफिक नेम है टच मी प्लांट के लिए या फिर छुई मी पादप के लिए। इसको छूने पर देखो पत्तियां ऐसे मुरझा जाती है, छूने पर ये मुरझा गई है। इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, स्पर्शानुवर्ती गति। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, जहाँ जो उद्दीपन होता है। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस। ये क्या है? टच है, ठीक है। तो या तो ये विकल्प में दिख जाएगा या फिर नेस्टिक मूवमेंट दिखेगा। नेस्टिक मूवमेंट, दोनों में से कोई एक दिखेगा। ज़्यादा चांस है इसके दिखने के, बट ये भी दिख सकता है। तो पिक्चर दे करके ये दोनों पिक्चर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट,
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, इस तरह से। तो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, तो छुई मुई की जो पत्तियां हैं ये ऐसे मुरझा जाती है। तो ऐसा ये कैसे कर पाती है, अगर मान लो ये पूछ दे तो याद रखना जो वाटर है इसके अमाउंट में चेंज करके, इसके अमाउंट में चेंज करके छुई मुई पादप की जो पत्तियां हैं छूने पर मुरझा जाती है, ऐसा ये कर पाती है जल के मात्रा में परिवर्तन करके। उसके बाद यहाँ देखो प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, जो ये पादप है ये प्रकाश की दिशा में बढ़ रही है, जहाँ से प्रकाश आ रही है उस दिशा में बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, प्रकाश अनुवर्ती गति, प्रकाश अनुवर्ती गति, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये जो पार्ट है, शूट वाला जो पार्ट है, तना वाला जो भाग है, ये प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक यानी धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती गति। और जो जड़ें हैं ये जमीन की तरफ जाती है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती गति यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे यहाँ देखो जो जड़ है ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रही है, गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे की तरफ खींच रही है और ये जड़ जो है उसी के पास जा रही है, तो ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। वहीं जो ये तना है ये तना ऊपर की ओर ग्रो करता है यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर, तो इसे बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट के केस में यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फोटोट्रॉपिक के केस में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, आ जाओ यहाँ पर। हमारे ब्रेन में है पिनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, ये सारे ग्लैंड्स हैं। उसके बाद हमारे गर्दन में है थायराइड ग्लैंड, अवटू ग्रंथि, और थायराइड ग्लैंड के साथ जो है 4 पैराथायराइड ग्लैंड लगे होते हैं, तो ये है पर अवटू ग्रंथि। उसके बाद हमारे चेस्ट वाले रीजन में थाइमस ग्रंथि होती है, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद अग्नाशय जो कि मिश्रित ग्रंथि है। किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियां हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। पुरुषों में जो है 2 टेस्टिस है, वृषण है, और महिलाओं में टेस्टिस नहीं है, अंडाशय ओवरी है। बाकी अग्नाशय यहाँ भी है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ भी है, थाइमस ग्लैंड यहाँ भी है। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिनियल ग्लैंड एंड ये हाइपोथैलेमस। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इस टेबल को फिल करना है, इस टेबल को फिल करना है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये टेबल दिया जा सकता है, तो इस टेबल को आप कैसे फिल करोगे। देखो यहाँ पर हार्मोन है, यहाँ पर ग्लैंड का नाम है, यहाँ पर उसके क्या काम है, हार्मोन के क्या काम है या फिर ग्लैंड के क्या काम है। तो देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, और इसका काम क्या है, सारे ऑर्गन में ग्रोथ करवाना, सारे ऑर्गन में सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना ग्रोथ को इन ऑल ऑर्गन्स। ये आपको 1 नंबर में बता दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन है, इसका ये काम है। इसी के हिसाब से इन सब को फिल करना है। जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ से जो हार्मोन बनता है उसे हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना बॉडी के ग्रोथ के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, उपापचय का नियमन करना। उसके बाद देखो इंसुलिन हार्मोन है, तो ग्लैंड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जो टेस्टिस है पुरुषों के अंदर, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इसका काम क्या होता है, सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना। जैसे यहाँ देखो जो ओवरीज है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से जो हार्मोन बनता है वो एस्ट्रोजन है, और एक और कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। इसका काम क्या है, फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है, उसको नियंत्रित करना। जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, और इसका काम क्या है, इसके काम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। हार्ट बीट को या फिर हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, श्वास लेने की दर को कंट्रोल करना, हृदय स्पंदन की दर को कंट्रोल करना, रक्त दाब को कंट्रोल करना, और एक और याद रखें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना।
यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड के एड्रेनलिन हार्मोन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। उसके बाद है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग फैक्टर्स, ये कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये सारे ग्लैंड को, बाकी सारे ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल में रखता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन हम लोग मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ये एंडोक्राइन पार्ट के साथ साथ नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन के बारे में थोड़ा देखते हैं। अमीबा के अंदर द्विविखंडन होता है, एक अमीबा से देखो 2 अमीबा यहाँ पर बन गया। ऐसे ही लिशमेनिया होता है, लिशमेनिया डोनोवन है, जिसके कारण काला जर होता है। यहाँ भी देखो एक लिशमेनिया से 2 लिशमेनिया यहाँ पर बन गया। ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर देखो कितने सारे प्लाज्मोडियम के सेल्स हैं। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है, इसके कारण काला जर होता है, इसके कारण होता है मलेरिया। अमीबा भी प्रोटोजोआ है। उसके बाद प्लेनेरिया, जो प्लेनेरिया है ये फ्लैटवर्म है, इसके अंदर देखो रीजेनरेशन होता है। एक प्लेनेरिया 3 टुकड़ों में बट गया, जिस टुकड़े के पास जो पार्ट नहीं था वो वापस से जन्म ले लिया। तो इस प्रकार 3 अलग अलग प्लेनेरिया बन चुके हैं एक प्लेनेरिया से, तो ये है रीजेनरेशन। तो ये द्विविखंडन, बहुविखंडन, रीजेनरेशन सारे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। उसके बाद है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन, बडिंग। ये देखो एक हाइड्रा था, यहाँ पर एक बड निकला, फिर ये जो बड है ये थोड़ा सा जब मैच्योर हुआ तो यहाँ से डी अटैच हो गया, अलग हो गया। तो हाइड्रा के अंदर जो है बडिंग भी होता है, साथ में पुनर्जनन भी होता है। जो आपने यहाँ पर देखा ना पुनर्जनन, रीजेनरेशन, तो हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होता है, साथ में रीजेनरेशन भी होता है, पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन भी होता है, दोनों होता है। तो ये भी अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। जो ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ होती है उसके कोर पर ऐसे बड निकलती है। जो ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ होती है उसकी जो मार्जिन है, ये मार्जिन है या फिर बोल दो जो कोर है, इस पर बड निकलती है। यही ब्लड क्या एक समय के बाद टूट करके नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, वहाँ पर एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो कर जाता है। उसके बाद आ जाओ बीजाणु समासंग के द्वारा। बीजाणु समासंग ये राइजोपस में होता है। राइजोपस ये कवक है, इसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो राइजोपस के अंदर देखो क्या होता है, ये सारे जो है स्पोरेंजियम है, ये सारे स्पोरेंजियम है और इसके अंदर स्पोर्स हैं। इसके अंदर ये स्पोर्स है यानी कि बीजाणु है। ये स्पोरेंजियम जब फटेगा ना तो ये सारे स्पोर्स जो है हवा में बिखर जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये स्पोर्स जो है नीचे गिरते हैं वहाँ पर जब इनके लिए जो अनुकूल वातावरण आएगा यानी कि फेवरेबल कंडीशन आएगा, नया राइजोपस ग्रो कर जाएगा। इसके बाद है आप सबका फेवरेट फ्लावर के पार्ट्स। फ्लावर के पार्ट्स देखो यहाँ पर, फ्लावर के बीचों बीच जो है ये पिस्टिल होता है। फ्लावर के बीचों बीच जो है पिस्टिल होता है, इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ये है मादा प्रजनन भाग। ये है मादा प्रजनन भाग। फूलों के अंदर इनके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय। जो पुरुष प्रजनन भाग है उसे हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। इनके भी 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये है फिलामेंट और ये है एंथर। और जो मादा प्रजनन हिस्सा है उनमें ये है स्टिग्मा, ये मैंने बना दिया स्टाइल, और ये है ओवरी। ये है एंथर, ये है फिलामेंट यानी कि ये है परागकोश, और ये है तंतु, मिलकर कहलाएंगे स्टेमन पुंकेसर। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये है ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर के कहलाएंगे पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर स्त्री केसर। उसके बाद ये जो है ये है बाह्य दल, ठीक है, ये है बाह्य दल और ये है दल। जो रंगीन पार्ट है वो है दल, और ये जो हरे कलर का रंग होता है, हरे कलर का पार्ट होता है, इसे हम बाह्य दल बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग पेडिसल बोलते हैं या फिर पुष्पासन बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। सॉरी, पेडिसल तो ये है, ठीक है, पेडिसल तो ये है जिसके सारे जो फूल है वो तना में लगा होता है। पेडिसल के बाद जो है ये है थैलमस या फिर रिसेप्टिकल बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। अब ये जो एंथर है, ये जो पराग कोश है, इनमें पराग कण बनते हैं। ये जो पराग कण है ये जब यहाँ पर पहुँच जाए, इस वाले स्टिग्मा पे पहुँच जाए, वर्तिकाग्र पे पहुँच जाए, तो इसी को हम लोग परागण बोलते हैं यानी कि पोलिनेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। तो देखो जो पोलन ग्रेन है, पराग कण है, ये स्टिग्मा पे पहुँच चुका है, ये स्टिग्मा पे पहुँच चुका है।
पहुंचने के बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये आप देखो पूरा ऐसे पोलन ट्यूब ये दिखलाया गया है। ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है, और ये ओव्यूल है, ये ओवड़ी है, ओवड़ी के अंदर ओव्यूल है, ये अंडाशय है जिसके अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर ये पोलन ट्यूब घुस गया। जिस रास्ते से घुसता है उसे हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इस बीजांड के अंदर देखो अंडा है, यानी कि फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल है। और इस पोलन ट्यूब में ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है यानी कि मेल जर्म सेल, नर युग्मक है जो कि पोलन ग्रेन के अंदर था और यहाँ से रिलीज हुआ है। फिर इसके अंदर पहुँचेगा, उसके बाद निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद जो अंडाशय है ये फल बन जाएगा, और जो बीजांड था ओव्यूल था वो बीज बन जाएगा। ये बीज के पार्ट्स दिखलाए गए हैं कि ये है कोटिलिडन, ये है कोटिलिडन, ठीक है, ये है कोटिलिडन यानी कि बीज पत्र, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। ये ऊपर में प्रांकुर है, प्रांकुर से ही क्या है प्ररोह निकलेगा, और जो मूलांकुर है यहाँ से जड़ निकलेगी। तो ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, मेल के पास एक स्क्रोटम होता है, एक स्क्रोटम होता है। एक स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, जनरली 2 होते हैं, 2 टेस्टिस यानी 2 वृषण होते हैं। इसमें स्पर्म बनता है, वह स्पर्म जो है आकर के यहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, इसे हम एपिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, ये वृषण है, इसे हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। जैसे किडनी को हम वृक्क बोलते हैं, उसके ऊपर ग्लैंड अधिवृक्क बोलते हैं, ऐसे ये वृषण है, इसके ऊपर ये एपिडिडाइमिस है जिसे हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। इसमें स्पर्म स्टोर होता है अस्थायी रूप से। उसके बाद स्पर्म जो है यहाँ से, इस स्पर्म को जो है यहाँ से लेकर के जाने का काम शुक्रवाहिनी के द्वारा होता है, यानी कि वास डिफरेंस के द्वारा होता है। यहाँ से चलने के बाद, यहाँ से चलने के बाद यहाँ ऐसे आते 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 रास्ते में जो है इसको एक ग्लैंड मिलती है शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, ये अपना स्राव इसमें डाल देती है। अब इसमें जो भी मटेरियल है ये पहुँचेगा यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये रास्ते में मिल जाएगी, ये भी अपना सिक्रेशन यहाँ पर डाल देगी। अब जो टोटल यहाँ पर मिक्सचर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे, जिसके अंदर शुक्राणु भी है और इन दोनों के द्वारा किया गया स्राव भी है। ये मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकलेगा। तो ये सारे लेवलिंग जो है आपको ध्यान में रखने हैं। महिलाओं में देख लो, ये योनि है, योनि के बाद ये ग्रीवा है, ये ग्रीवा है, उसके बाद ये गर्भाशय है, और ये इनमें क्या है 2 ओवरीज होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। हर महीने यहाँ से एक एग जो है रिलीज होता है, कभी इस वाले से तो कभी इस वाले से, प्यूबर्टी के बाद कभी इस वाले से कभी इस वाले से, हर महीने एक एग रिलीज होता है जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और उसके बाद ये है फेलोपियन ट्यूब, ये 2 फेलोपियन ट्यूब है। निषेचन की प्रक्रिया जो है फेलोपियन ट्यूब में ही होती है, ठीक है। तो वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, ये ओवरीज है, और उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब है। तो बहुत सिंपल सी संरचना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। तो मटर के प्लांट के अंदर टोटल जो है 14 ट्रेट्स हैं, 14 ट्रेट्स है यानी कि 7 कैरेक्टर्स हैं। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से देखे, उन्होंने देखा प्लांट की जो हाइट होती है, सीड में उन्होंने सीड का कलर देखा और शेप देखा, बीज का रंग देखा और बीज की आकृति उन्होंने देखा। उसके बाद फली का कलर देखा और फली की आकृति देखा। फूल में उन्होंने फूल का जो पोजीशन होता है, स्थान होता है, वो देखा, और फूल का उन्होंने कलर देखा। तो ये सारे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज किए हैं। इनमें 14 ट्रेट्स हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे, 14 ट्रेट्स हैं। दोनों को हिंदी में लक्षण ही बोलते हैं। अब देखो, जो मटर का प्लांट है उसमें जो लंबा वाला होता है वो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, और जो छोटा पौधा होता है वो रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। मतलब मटर के प्लांट को अगर आप देखो तो ज़्यादातर प्लांट जो है वो हमें लंबे मिलते हैं, क्योंकि जो लंबा वाला ट्रेट है वो प्रभावी है। ऐसे ही फूल के रंग में जो पर्पल कलर का है, बैंगनी कलर का है, वो प्रभावी है, और श्वेत वाला अप्रभावी है। बीज के रंग में जो है येलो प्रभावी है और ग्रीन अप्रभावी है। उसके बाद शेप में राउंड वाला प्रभावी है और रिंकल्ड वाला यानी कि झुर्रीदार अप्रभावी है। पोड के कलर में ग्रीन वाला जो है अप्रभावी है। देखो, बीज के रंग में येलो प्रभावी है और पोड के रंग में ग्रीन प्रभावी है, याद रखिएगा। जो येलो है अप्रभावी है। पोड के शेप में देखो, जो इन्फ्लेटेड है यानी कि जो फूला हुआ है वो प्रभावी है, और जो पिचका हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड है, फ्लैट है, वो अप्रभावी है। फूल में जो फूल साइड में आते हैं, साइड में निकलते हैं, तो ज़्यादातर मटर के प्लांट्स में जो फ्लावर है वो साइड में ही आते हैं, तो ये
प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और ये वाला जो है टर्मिनल जो आखिरी में आते हैं शीर्ष वाले भाग पर, ये रिसेसिव ट्रेट है। तो ये सारे जो है ना, ये आपको याद रखने होंगे कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। और बहुत ही आसान है। सीड में कलर और शेप देखो, पोड में कलर और शेप देखो, और फ्लावर में पोजीशन और कलर देखो, कितना आसान है। ऊपर वाला आप अच्छे से रट लो तो नीचे वाला अपने आप ये याद रहेगा। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेरेंटल जनरेशन उठाया और उन्होंने शुद्ध रूप से लंबा पौधा उठाया। शुद्ध रूप से लंबा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों एलील्स यहाँ पर कैपिटल टी है। देखो लंबा तो इधर भी है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो भी पौधा जो है लंबा ही होता, लेकिन वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। इस वाले लंबा में क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, इस वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। इनमें दोनों एलील जो है कैपिटल टी है। और कैपिटल टी स्मॉल टी में हमेशा कैपिटल टी जीतता है, स्मॉल टी हारता है। कभी भी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहे, कैपिटल टी लंबा बनाना चाहता है, स्मॉल टी छोटा बनाना चाहता है, तो कैपिटल टी जीत जाता है। यानी ये दोनों जब साथ आएंगे तो जो पादप होगा लंबा होगा, लेकिन वो शुद्ध रूप से लंबा नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटा बनाने वाला एलील भी है। तो उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में क्या किया कि शुद्ध रूप से लंबा पौधा लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैपिटल टी है। और ये हमारा बौना पौधा है, बौना वाला हमेशा शुद्ध ही होता है, क्योंकि जब तक दोनों एलील स्मॉल टी नहीं होगा तब तक जो पौधा होगा वो लंबा ही होगा। इन्होंने इनमें करा दिया फर्टिलाइजेशन, निषेचन करवा दिया, तो इनके देखो बच्चे पैदा हुए। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 बच्चे हैं, और चारों के चारों जो है लंबे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था, लेकिन सारे के सारे लंबे हो गए, बौना तो एक भी नहीं हुआ। तो इससे इनको एक चीज़ पता चला कि शायद जो लंबा पौधा है वो ज़्यादा डोमिनेंट करता है मटर के प्लांट में। मटर के प्लांट में जो लंबे पौधे होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। चारों के चारों जो है यहाँ पर लंबे हुए हैं। ये प्रथम पीढ़ी के पादप हो गए, यहाँ F1 है, ये प्रथम पीढ़ी के पादप हो गए। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें उन्होंने जब पेरेंटल जनरेशन में एक लंबा, शुद्ध रूप से लंबा पौधा और बौना पौधा लिया, तो प्रथम पीढ़ी में मिलने वाले जो पौधे थे वो कैसे थे, सारे के सारे लंबे थे। और जीनोटाइप पूछ दे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कैपिटल टी इनका जब क्रॉस करवाया गया स्मॉल टी से तो 4 पौधे मिले, और चारों के चारों का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, यानी सब के सब क्या थे, लंबे थे। अब क्या हुआ, इनमें से एक प्लांट उठाया और उनका करवा दिया सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उनका उन्हीं से क्या करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। मतलब आप जानते हो ना, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पर आया होगा, और निषेचन हुआ होगा, तो इसी को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ, ये हुआ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जीनोटाइप दोनों का सेम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस बार जो पादप देखो हमें यहाँ पर मिला, इस बार जो बच्चे यहाँ पर मिले, इनमें से 3 लंबे हैं। ये तो शुद्ध रूप से लंबा है, ये शुद्ध रूप से लंबा नहीं है लेकिन लंबा है, ये शुद्ध रूप से लंबा नहीं है लेकिन लंबा है। 3 जो है वो लंबे हुए, बस एक बौना हुआ। तो इससे ये समझ में आया कि जो मटर का प्लांट है, लंबे पौधे होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट करते हैं। तो यहाँ देखो 3 लंबा है और एक बौना है, तो लंबा और बौना का अगर हम रेशियो लें तो 3:1 आएगा। और अगर हम जीनोटाइप का, इसे हम फिनोटाइप बोलते हैं कि देखने में कैसा है, लंबा है बौना है, तो फिनोटाइप का रेशियो ये है 3:1, यानी 3 लंबा है और एक बौना है। जीनोटाइप का पूछे तो कैपिटल टी है, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी है, और उसके बाद स्मॉल टी है। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ये जीनोटाइप का रेशियो है। तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे जो है लंबे पौधे होते हैं, या फिर बोल दो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे हमें डोमिनेंट ही मिलते हैं, जो डोमिनेंट रेट होता है ना वही मिलता है। दूसरा पीढ़ी में जाकर के हमें 1 रिसेसिव मिलता है, बाकी 3 डोमिनेंट मिलता है। यहाँ हाइट को लिया गया है, चाहे तो वो कुछ और ही ट्रेट उठा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो आप, पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने पर्पल को उठाया और वाइट को उठाया, है ना। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो पर्पल है ये डोमिनेंट है, जो वाइट है ये रिसेसिव है। आपने अभी यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने प्रथम पीढ़ी में शुद्ध रूप से लंबा, शुद्ध रूप से बौना उठाया, तो प्रथम पीढ़ी में हमें सारे के सारे लंबे मिले हैं, यानी कि सारे के सारे डोमिनेंट मिले हैं। यहाँ भी क्या होगा, ये हमारा डोमिनेंट है,
ये हमारा रिसेसिव है, ये पेरेंटल जनरेशन है। तो F1 में सारे के सारे हमें डोमिनेंट मिलेंगे। डोमिनेंट कौन है? पर्पल। तो देखो पर्पल मिला यहाँ पर। जितने भी बच्चे प्रथम पीढ़ी में आए वो सारे के सारे पर्पल हुए हैं। अब क्या होगा? इनका स्वनिषेचन करवाया गया होगा। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया। तो वहाँ पर आपने देखा कि 3 लंबे पादप मिले थे और एक बौना। 3 वो मिला था जो डोमिनेंट कर गया और एक रिसेसिव वाला। तो यहाँ भी वही हुआ, 3:1 के रेशियो में मिला। 3 वो मिला जो डोमिनेंट है, पर्पल है, और एक वाइट वाला मिला। तो यही आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे हमें डोमिनेंट मिलते हैं। अब वो चाहे लंबा बौना का केस ले ले, ठीक है, गोल बीज, झुड़ीदार बीज ले ले, या फिर फूल का रंग ले ले, कुछ भी ले ले, प्रथम पीढ़ी में वो मिलेगा जो डोमिनेंट करेगा। दूसरी पीढ़ी में जाकर के हमको 3:1 के रेशियो में मिलेगा। एक रिसेसिव और 3 जो डोमिनेंट होगा वो वाला ट्रेट मिलेगा। अब देखो पिछले वाले में, इस वाले में हमने केवल लंबाई को उठाया, केवल टॉलनेस को उठाया, हमने केवल लंबाई को उठाया, एक कैरेक्टर को उठाया। ट्रेट्स 2 हैं, बौना और लंबा, लेकिन जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो एक ही है। यहाँ भी देखो लक्षण एक ही है, वो है फूल का रंग। तो ऐसे को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक। जब हम एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाते हैं, एक ही लक्षण पर हम लोग ध्यान देते हैं, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जब 2 लक्षण को हम एक साथ कंसीडर करेंगे तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, हमने गोल बीज लिया है और हरे रंग का बीज लिया है। गोल और हरे रंग का बीज लिया है, 2 कैरेक्टर्स आ गए ना, एक तो शेप आ गया और एक कलर आ गया। बीज के केस में हमने बीज लिया है, बीज का हमने शेप भी लिया है और कलर भी लिया है। यहाँ झुर्रीदार है बीज और यहाँ रंग में पीला है। बीज में आपने क्या देखा? बीज में आपने ये देखा जो येलो वाला होता है वो डोमिनेंट होता है। यहाँ कैपिटल आर दिखलाया गया है, यानी ये शुद्ध रूप से गोल है, शुद्ध रूप से गोल है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होता तो ये शुद्ध रूप से गोल नहीं होता। तो ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में हम लोग पूरा प्योर लेते हैं, शुद्ध लेते हैं। तो ये शुद्ध रूप से गोल है और गोल वाला डोमिनेंट भी है, गोल वाला डोमिनेंट भी है। कलर में आ जाओ तो जो येलो वाला है वो डोमिनेंट है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखो पीले बीज को कैपिटल वाई से दिखाया है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। और यहाँ जो हरा रंग का बीज होता है वो रिसेसिव होता है, तो हमने यहाँ स्मॉल वाई लिया हुआ है। और झुड़ीदार बीज रिसेसिव होता है, तो स्मॉल आर लिया है। अब क्या हुआ? F1 में जो हमें बच्चे मिले वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं। और बताओ डोमिनेंट रेट कौन सा है? तो डोमिनेंट रेट वो है राउंड सीड एंड येलो सीड। तो देखो राउंड है और साथ में येलो है, लेकिन यहाँ पर हमें प्योर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राउंड सीड है तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, इसीलिए राउंड है। और येलो सीड में क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ शुद्ध रूप से येलो, यहाँ शुद्ध रूप से येलो था और यहाँ पर शुद्ध रूप से येलो नहीं है, ये बोल सकते हो कि अशुद्ध है। तो सारे के सारे कैसे मिले? डोमिनेंट मिले। और क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर्स चूज किए थे, तो डोमिनेंट में हमें राउंड मिलेगा, गोल बीज मिलेगा और पीला बीज मिलेगा। अब हम करवाएंगे इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जो हमें मिला इसी के साथ करवाएंगे निषेचन। तो देखो क्या सारे मिलेंगे हमें। 315 हमें गोल बीज मिलेंगे, 315 गोल और पीले बीज मिलेंगे, 108 गोल के साथ हरे बीज मिलेंगे, 101 झुर्रीदार पीले बीज मिलेंगे और 32 झुर्रीदार हरे बीज मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो गोल और पीला जो है ये डोमिनेंट है, तो संख्या में 315 मिले हैं, 315। और झुर्रीदार और हरे बीज ये रिसेसिव है, झुर्रीदार भी रिसेसिव है, अप्रभावी है, हरा बीज भी रिसेसिव है, तो सबसे कम मिला 32। इसी का हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 9:3:3:1, 9:3:3:1। गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। अब मनुष्यों में कब लड़का पैदा होता है, कब लड़की पैदा होती है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उनमें 2 तरह के सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, X होते हैं और Y होते हैं, या तो X या तो Y। टोटल क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो 23 होते हैं। इनमें 22 + X हो सकता है या 22 + Y हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। तो कुछ क्रोमोजोम्स ऐसे होंगे जिनमें सेक्स क्रोमोजोम X होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सेक्स क्रोमोजोम Y होगा। Y क्रोमोजोम X से थोड़ा छोटा होता है
मादा के केस में केवल और केवल एक्स क्रोमोजोम होता है, जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो केवल एक्स होता है। पुरुषों के केस में कुछ शुक्राणुओं में एक्स तो कुछ शुक्राणुओं में वाई। शुक्राणु जब ये जो अंडा है इससे जाकर के निषेचित होता है तब जाकर के युग्मनज बनता है। मान लो ये एक्स वाला जाकर के एक्स के साथ निषेचित हुआ तो एक्स एक्स बनेगा। अगर एक्स एक्स बन गया मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो एक लड़की होगी। और अगर वाई वाला जाकर के निषेचित हुआ इस अंडा से तो एक्स वाई बनेगा, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो नर होगा। तो ये चीज़ आप भली भांति जानते होंगे, इनमें कुछ बताने वाला है नहीं। जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, ये एक कोशिकीय होता है। अब देखो समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन क्या होगा, आपको एग्जाम में दे देगा मेढक, छिपकली, पक्षी, मानव, लाइन से 4 दे देगा, पूछेगा कि बताओ ये सारे जो है कौन है, समजात अंग है या फिर समरूप अंग है, इस तरह से। तो मेढक, छिपकली, पक्षी, मानव, इन सब के ये अग्रपाद है, 4 लिम्स हैं। ये सारे जो होते हैं उत्पत्ति में समान होते हैं। देखो समजात, ज से जात, ज से जन्म, ज से जात, ज से जन्म। समजात यानी कि जन्म में समान है, उत्पत्ति में समान है, लेकिन ये सारे जो है अपने अपने अग्रपाद का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं, इसीलिए समजात है। उत्पत्ति में समान, कार्य में अलग अलग। इसी के ठीक विपरीत चमगादड़ के पास जो पंख है, पक्षी के पास जो पंख है, दोनों उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों की उत्पत्ति जो है बिल्कुल ही अलग है। तो ये समरूप अंग कहलाएंगे। कार्य में तो भले ही समान है लेकिन उत्पत्ति में अलग है। अब ये आखिरी स्लाइड, यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेनेरिया है जो कि फ्लैट वर्म है, चपटी कृमि है, इनके पास बहुत ही सिंपल आँख होती है, या यूँ बोलो आँख के स्थान पर, आँख के नाम पर उनमें केवल और केवल आई स्पॉट होता है। बहुत ही सरल आँख है, बहुत ही सरल आँख बोल भी नहीं सकते इसको सही से, केवल हम बोल सकते हैं कि हाँ आई स्पॉट है। इसका काम क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करना, लाइट को डिटेक्ट करना। प्लेनेरिया जो है अंधेरे में रहना पसंद करता है, ये लाइट से डरता है, फोटोफोबिक होता है ये फोटोफोबिक होता है, लाइट से दूर भागता है। तो ये जो इसकी आँख जैसी संरचना है, आई स्पॉट है, जब इस पर लाइट आकर के गिरती है तो इसे मालूम चल जाता है कि हाँ रोशनी है यहाँ पर, और ये अंधेरे में जाने की कोशिश करता है। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पर होता है समाप्त। मेरा मुंह दुख गया बोलते बोलते, और मुझे लगता है वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सवाल छूटने नहीं चाहिए। सवाल अगर अच्छे से बनाने हैं तो वीडियो थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा और आपको वीडियो अच्छे से देखना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सही से मैं समझा दूँ, सब आपको याद हो जाए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हो। थैंक यू सो मच।